हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ अवर चैनल पनेशा फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस एंड आई एम पीयूष। तो जैसा कि आपको पता है, हम क्या कर रहे हैं, अभी 1300 प्लस कॉमन एरर्स का हम एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं, जिसमें हमने डे 13 तक कवर कर लिया है ना। आज हमारा डे नंबर 14 है। डे 13 तक आपका कंप्लीट हो चुका है। आज हम करेंगे डे नंबर 14, ठीक है ना। और इसके अलावा हम कैसे पढ़ रहे होंगे तो आपको पता ही है, हम अपने पार्सिंग के थ्रू पढ़ रहे होंगे। यानी कि हम सेंटेंस को पूरा ब्रेक करके देखेंगे कहाँ पर आपका कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच बन रहा है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, और उसके साथ में हम उसका जो भी रूल लगेगा उसका लॉजिकल एक्सप्लेनेशन देख के चलेंगे, ठीक है ना। रूल्स कुछ नहीं होता आपका। इंग्लिश लैंग्वेज पहले आप एक बात समझ लो, अगर आप पहले अभी तक आपने पहले कोई लेक्चर नहीं देखा तो एक बात समझ लो आप, ये कि इंग्लिश लैंग्वेज कोई भी आपकी सब्जेक्ट नहीं है पर्टिकुलर, ना ही आपका कोई यहाँ पे रूल्स रेगुलेशंस लग रहे होते हैं कि ये रूल है तो ये अपने आप में स्ट्रिक्ट रहेगा, रिजिड रहेगा। ठीक है, इंग्लिश एक लैंग्वेज है, तो उसे लैंग्वेज की तरह ही पढ़ के चलें। और ये मैं आपको समझा के रहूँगा। अगर आपने अभी तक के सारे लेक्चर देखे हो तो आपको पता होगा मैं कैसे समझा रहा होता हूँ, और अगर नहीं पता है तो अभी पता चल जाएगा। और हाँ, सीधा डे 14 से स्टार्ट मत करना। मैं तब भी बोलूँगा, अगर आप देख लेते हो ये वाला लेक्चर, तब भी आप क्या करना, जाके सबसे पहले डे 1 से लेके डे 13 तक के सारे लेक्चर को कंप्लीट कर लेना। क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ, आपको बेस से लेके पूरा ऊपर तक लेके जा रहा हूँ धीरे धीरे, सो दैट आपका मैंने जो अरेंज किया हुआ है एरर्स को, वो भी इस तरीके से किया हुआ है कि मैं पहले आपको धीरे धीरे करके आपका कॉन्सेप्ट क्या करूँ, बिल्ड करता जाऊँ, ठीक है ना। इसके थ्रू हम क्या कर रहे होंगे, सारी की सारी एरर्स के थ्रू हम पूरी इंग्लिश ग्रामर को कवर कर रहे होंगे। जितनी भी आपकी इंग्लिश ग्रामर है उसको हम 2 से 3 बार क्या करेंगे, पूरी कंप्लीट कर लेंगे, जिससे आपका पूरा का पूरा जो है बेस वगैरह सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। खैर, अब देखो ये क्या है आपका, जितने भी क्वेश्चन सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से जितने भी एसएससी ने आज तक पूछे हैं, चाहे आपका वो सीजीएल टीयर 2 का एग्जाम हो जाए, चाहे आपका टीयर 1 का एग्जाम हो जाए, चाहे सीपीओ टीयर 1 टीयर 2 हो जाए, चाहे सीएचएसएल हो जाए, जो भी है ना स्टेनोग्राफर, जितने भी आपकी इंग्लिश के आज तक क्वेश्चन आए हुए हैं सारे के सारे मैं आपको पढ़ाऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा और उसका लॉजिक दूंगा, ठीक है ना। ये नहीं है मैं आपको बता दूँ फर्स्ट में एरर है, सेकंड में एरर है, ये आपका रूल लगता है। ये रोबोटिक काम मैं नहीं करने वाला हूँ, फुल इंग्लिश लैंग्वेज है, लैंग्वेज की तरह पढ़ाऊंगा और आपको चुपचाप पढ़नी पड़ेगी। आई बात समझ में? लॉजिक को समझा करो, ये रूल रट्टे बिठाने के पीछे पड़े रहते हो हमेशा। देखो, और ये जो है अपना यूज़फुल रहेगा एसएससी सीजीएल प्री और मेंस के लिए, सीएचएसएल सीपीओ प्री मेंस स्टेनोग्राफर, चाहे आपका सीडीएस का एग्जामिनेशन हो जाए, सबके लिए, मतलब जिसमें आपकी एरर आती है उसके लिए तो ये मोस्ट बेनिफिशियल है ही सही ये कोर्स, ठीक है ना। और वो क्या स्पेशल कोर्स आपको ऑलरेडी चल रहा है, अगर आपने अभी तक क्लास नहीं देखी तो जाके देख लेना, जिसमें हम टॉप रिपीटेड जो आपके वो कैब होती है, लेट से अगर वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है तो उसमें आपके टॉप जो आपकी सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं और आपके रिसेंट ईयर्स में सबसे ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, वो वन वर्ड कराए जाते हैं, सिनोनिम एंटोनिम, मतलब ये सारी चीज़ें आपकी 1 बाय 1 चलती जा रही है, तो जाके एक बार देख लेना, तब पता चल पाएगा ऐसे। खैर, ये आपके कोर्सेज हैं कुछ चल रहे हैं, जो कि जैसे आपका सीजीएल 2019 के सारे 18 सेट हो गए, सारे के सारे सेक्शंस आपके कवर किए गए हैं। स्ट्रेटेजी का प्रीमियम कोर्स हो गया, एनटीपीसी हो गया, हॉट्स क्वेश्चन सीरीज टीयर 2 के लिए हो गई, ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। सीएचएसएल का मैथ का क्रैश कोर्स हो गया, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। डाउट डिस्कशन, मतलब बहुत सारी चीज़ें और भी इसके अलावा बहुत सारे कोर्सेज आपके चल रहे हैं। जाके आप एक बार प्लेलिस्ट में चेक कर लेना चैनल की, आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है ना। तो वहाँ से जाके आप देख लेना। खैर, अब आते हैं अपना आज के डे नंबर 14 पे, ठीक है ना। फटाफट से क्या करेंगे, आज का हम डे नंबर 14 डिस्कस करना शुरू करते हैं। चलो भाई, अब ये आपकी डे 12 से है पीडीएफ, ये वाली पीडीएफ में क्या करूँगा, आपको एक साथ प्रोवाइड करवा दूंगा, डे 12, डे 13 और डे 14 की, ठीक है ना। तो कोई इश्यू नहीं है उसमें। खैर, अब आते हैं अपना डे नंबर 14 पे, फटाफट से देखते हैं। ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन। और हाँ, जैसे ही आपके सामने क्वेश्चन आता है ना, तो एक बार खुद से ट्राई करने की कोशिश किया करो, आपसे बन रहा है कि नहीं बन रहा, ठीक है ना। तो जो भी आपको एरर समझ में आए वो आप मुझे कमेंट कर दो, या फिर अपना यहाँ पे लिखते जाओ साइड में, और फिर इससे आपको समझ में आ जाएगा क्या एक्चुअली में एरर थी। ये वाली तो सबको आती होगी, बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है ये। द टेबल्स लेग्स हैव बीन एलेबोरेटली कार्व्ड, यानी कि टेबल की जो, वो ये बोलना चाहता है, टेबल के जो पैर हैं ना, उनको बहुत ही ज़्यादा एलेबोरेटली, यानी कि बहुत ही ज़्यादा, मतलब बहुत ही ज़्यादा वो बोलते हैं ना कारीगरी से, हाँ। तो कारीगरी से उसको क्या है, काव किया गया है ना, मतलब कि उसको कारीगरी से उसको निकाला गया, ठीक है ना। ये आपके अगर लेग्स हैं, लेट से आपकी एक टेबल रखी हुई है, आर्ट तो मेरी ज़्यादा अच्छी है नहीं, ये बना देता हूँ ऐसी टेबल, ठीक है ना। यहाँ पे आपके उसके पैर जो हैं टेबल के, वो बहुत ही ज़्यादा कारीगरी से निकाले गए हैं, तराशे गए हैं, ठीक है ना। तो अब देखो, अगर मैं यहाँ पर बोलता हूँ टेबल्स लैग, अब मुझे ज़रा एक बात बताओ, लेट से आप ऐसे बोल सकते हो क्या, आपकी कार है कोई, ठीक है ना। तो ऐसा हो सकता है क्या कि आप कार के हो, कार्स यू, कार्स रमेश, है ना, ऐसा बोलते हो क्या। क्या नॉन लिविंग सब्सटेंस का पोजेशन बनता है किसी भी लिविंग ऑब्जेक्ट पर या फिर किसी भी चीज़ पर। अगर मैं बोल दूँ लेट से कार्स टायर्स, ऐसे आप बोलते हो क्या कि कार के टायर हैं ये भाई। हाँ भाई, ऐसे बोलते हैं क्या, नहीं बोलते हैं। तो कभी भी अगर हम पोजेशन दिखाना होता है किसी भी लिविंग चीज़ का अगर हम पोजेशन दिखाना होता है, तो हम अपोस्ट्रोफी एस का यूज़ नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि आपका जो अपोस्ट्रोफी एस होता है ना, उसका हम मेनली यूज़ लिविंग के साथ कर रहे होते हैं, लिविंग जो होते हैं ना आपके, उनके साथ कर रहे होते हैं। बेसिक सी चीज़ है, ठीक है ना, ये आपको पता होगी। अगर मैं ऐसे बोलता हूँ कि लेट्स से साइकिल्स रोहन, साइकिल्स रोहन,
तो इसको अगर मैं, अब देखो मैं आपको बताता हूँ क्यों इसको हम पजेसिव नहीं बना रहे होते हैं। अब अगर मैं इसको सब्जेक्ट बना भी देता हूँ तो मैं क्या मानूँ, साइकिल का जो रोहन है, अगर साइकिल तो अपने आप में नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, नॉन लिविंग जो है सब्सटेंस है, और ये अगर नॉन लिविंग है तो ये अपना कुछ काम कर पाएगा क्या, ये डूअर की तरह काम कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो मैं इसलिए यहाँ पर क्या करता हूँ, कभी भी आपका पोजेशन नहीं बनाया जाता, किसका, तो नॉन लिविंग थिंग का पोजेशन नहीं बनाया जाता। क्लियर है। अब देखो, तो यहाँ पर अपना क्या हो जाएगा, ये द टेबल्स लेग्स नहीं होगा, आपका हो जाएगा लेग ऑफ द लेग्स ऑफ टेबल। क्या हो जाएगा भाई, अगर हमें किसी भी आपकी नॉन लिविंग चीज़ के बारे में बताना होता है तो हम वहाँ पर ऑफ का यूज़ कर लेते हैं, लेग्स ऑफ द टेबल। क्या हो जाएगा, बोलो फटाफट से, द लेग्स ऑफ द टेबल। इजी सा है, पता है सबको, ठीक है ना। इसके बाद ये हैव बीन क्या हो जाएगा, हैव हो जाएगा आपका हेल्पिंग वर्ब, और बीन क्या हो जाएगा, फटाफट से बोलो, बीन हो जाएगा आपका पार्टिकल, ठीक है ना। इसके बाद में कार्व्ड क्या हो जाएगा, अब ये कार्ड मुझे फटाफट से बता दो, ये पता है कार्ड क्या है, पास्ट पार्टिसिपल है, V3 फॉर्म आ रही है ना, और ये एज अ नाउन यूज़ हो रहा है। आई बात समझ में, कैसा यूज़ हो रहा है, एज अ नाउन यूज़ हो रहा है। कैसे पता चला, क्योंकि इसके पहले एडजेक्टिव आया हुआ है। अच्छा, एडजेक्टिव होता है कि एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव नहीं होता, एडजेक्टिव होता है, ठीक है। लेबोरेटली इसने क्या किया, कार्ड के स्पेसिफाई कर दिया, यानी कि लेबोरेटली क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ये एडजेक्टिव हो गया तो कार्ड क्या होगा, एज अ नाउन यूज़ होगा, क्योंकि ये क्या है, पास्ट पार्टिसिपल की तरह यूज़ हो रहा है। बात समझ में आ गई। तो ऐसा हमारा ये क्या हो जाएगा, इसका ये हो गया हमारा, हमने सेंटेंस का ब्रेकअप कर दिया। क्लियर है, बात समझ में आ गई, सबको समझ में आ गया। अगले क्वेश्चन पे आ जाए, चलो फटाफट से अगले क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 228। तो देखो भाई, अब यहाँ पर अपना ये रहा क्वेश्चन नंबर 228। देखो ये भी आपका काफ़ी इजी है, कई सारे बच्चों को पता होगा क्योंकि आप रट्टे तो बैठाते ही रहते हो। खैर देखो, द सीनरीज ऑफ कश्मीर इज़ वेरी चार्मिंग, यानी कि जो सीनरी है कश्मीर की वो बहुत ज़्यादा चार्मिंग। अब बता दो फटाफट से क्या होना चाहिए यहाँ पे एरर। देखो ये है आपका क्या है, द सीनरीज। अब देखो ये सीनरीज का हम कभी भी यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि आपका जो सीनरी वर्ड होता है ना, उसका प्लूरल नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है, अब जैसे सीनरी होता है, सीनरी में आपका क्या आ जाता है, लेट्स से आपकी कोई सीनरी है, या आप कश्मीर गए, कश्मीर में आपको क्या दिख रहा है, कई सारे पहाड़ दिख रहे हैं, ये पहाड़ दिख रही है आपको, ठीक है, पहाड़ दिख रहे हैं, उसके साथ आपको हरियाली दिख रही है, उसके साथ आपको बर्फ़ दिख रही है, ठीक है ना। यहाँ पर आपको लेट्स से एक रिवर भी दिख गई, ये आपका हो गया यहाँ पे क्या, सीनरी। आपने क्या किया, अपना कैमरा निकाला और इसकी पिक क्लिक करी, ठीक है ना। अब पिक क्लिक की तो इसमें आपके कितने माउंटेन आ रहे हैं, 4 माउंटेन आ रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन अब क्या हुआ, आपने अपने कैमरे का वाइड एंगल ऑन कर दिया, अब आपका क्या हुआ, ये पाँचवा जो यहाँ पे आपका पाँचवा माउंटेन है ना, ये भी आपकी सीनरी में आने लगा। तो ऐसा नहीं होगा कि अब यहाँ पे आप क्या कर रहे थे, पहले आपने एक व्यू देखा तो यहाँ पर आपके 4 पहाड़ दिख रहे थे, दूसरा वाला व्यू देखा तो आपको यहाँ पर आपको कितने 5 माउंटेन्स दिखने लगे। तो इसका मतलब ये थोड़ी होगा कि एक माउंटेन एक्स्ट्रा आ गया तो आप यहाँ पे सीनरीज कर दोगे। अब पूछो क्यों, क्योंकि यहाँ पर अब सीनरीज क्यों नहीं होता, क्योंकि आप जब भी देखते हो ना तो वो आपकी एक लुक ही है। आप जो भी देख पा रहे हो एक बार में, जो भी आपको सीनरी दिख रही है वो आपकी एक लुक में ही दिख रही है। इसका आप रीज़न समझो, लॉजिक क्या है कि आपने ये तो बहुत ज़्यादा रट्टे बैठाए कि सीनरी का सीनरीज नहीं होता, है ना। क्यों नहीं होता, क्योंकि ये आपने जो भी सीनरी देखी हुई है ना, आप एक बार में अपनी एक लुक में देख रहे हो। इसका मतलब ये हुआ कि आपने इसमें चाहे जितने पहाड़ आ जाए हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हम देख तो एक ही लुक में रहे हैं ना। ऐसा थोड़ी है कि मैं एक बार यहाँ देखूँ फिर एक बार यहाँ देखूँ, तो उसमें भी मुझे क्या होगा, एक बार में ही तो जो भी जितनी भी चीज़ मेरी कैप्चर होगी वो मेरी एक बार में ही तो होगी। अब यहाँ पर चाहे मेरे 100 पहाड़ आ जाएँ, 100 माउंटेन आ जाएँ, 100 माउंटेन आ जाएँ, 50 माउंटेन आ जाए, डजेंट मैटर्स। सीनरी में तो आपका कुछ भी आ सकता है। बात को समझ पा रहे हो ना आप, क्लियर हुआ। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, अपना एरर तो पता चल गई, सीनरीज नहीं होगा यहाँ पर, सीनरी होगा, ठीक है ना। अब जरा सेंटेंस को भी तोड़ लिया जाए, ये आपका द सीनरी यहाँ पर क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा। क्यों बनेगा भाई, क्योंकि ये जो आपका ऑफ लगा हुआ है, इस ऑफ प्रपोजिशन की वजह से आपका जो कश्मीर है, ये कश्मीर आपका प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो गया है। क्या हो गया है, ये आपका प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट। क्लियर है। अब भैया आपका आ गया इज़ क्या होगा भाई, फटाफट से बता दो। इज़ यहाँ पर आपका एज अ मेन वर्ब यूज़ हो रहा है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, आपका लिंकिंग वर्ब बन जाएगी। मैंने समझाया है ना, कभी भी आपकी हेल्पिंग वर्ब एज अ मेन वर्ब यूज़ हो जाए तो वो क्या हो जाती है, लिंकिंग वर्ब हो जाती है। कौन सी वर्ब हो जाती है, लिंकिंग वर्ब। बात को समझ पा रहे हो। अब ये क्या है आपका आगे, वेरी चार्मिंग। अब ये बताओ जरा, चार्मिंग क्या होगा, चार्मिंग को आपका इंटेंसिफाई कर रहा है ना वेरी, इसका मतलब वेरी तो क्या हो गया आपका, एडजेक्टिव हो गया। एडजेक्टिव ऑफ कौन सा, एडजेक्टिव ऑफ डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये क्या कर रहा है, इसकी डिग्री को इंटेंसिफाई कर रहा है ना, बहुत ज़्यादा चार्मिंग है। मैंने बोला चार्मिंग, बोला नहीं, अरे भाई बहुत ज़्यादा चार्मिंग है, ठीक है ना। तो ये क्या कर दिया इसने, डिग्री को, आपकी डिग्री को क्या कर दिया, इंटेंसिफाई कर दिया, तो ये एडजेक्टिव ऑफ डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद में चार्मिंग, चार्मिंग क्या होना चाहिए भाई अपना, चार्मिंग हो जाएगा आपका V1 प्लस ING है ना, ये V1 प्लस ING है, और एज आपका अगर ये एडजेक्टिव है, और तो आपका ये क्या होना चाहिए यहाँ पर, ये इस एडजेक्टिव का ऑब्जेक्ट होना चाहिए, मतलब कि एक नाउन की तरह यूज़ होना चाहिए। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, जीरंड हो जाएगा, क्योंकि जीरंड क्या करता है, नाउन की तरह काम करने लगता है। बात समझ में आ गई। तो क्लियर हो गया सारा।
ठीक है ना। तो इसमें अपनी एरर कहाँ आई, ऑप्शन नंबर 1 में एरर आई। इस तरीके से आपको सारे सेंटेंसेस को देखना होता है, समझ गए। चलो अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 229 पे। देखो, आई वुड अप्रिशिएट इफ रीडर्स वुड राइट टू मी अबाउट हाउ दे मेडिटेट, ठीक है ना। तो क्या बोल रहा है, आई वुड अप्रिशिएट, मतलब कि मैं क्या करूँगा, अप्रिसिएशन करूँगा, मैं बहुत ही ज़्यादा प्रशंसा करूँगा इस बात की, अगर, इफ़, ठीक है ना, रीडर्स वुड राइट टू मी। अब देखो यहाँ पर आपने बोल दिया आई वुड अप्रिशिएट, यानी कि आपका, आपकी ये बात तो पता चल गई कि आप अप्रिशिएट करोगे आई वुड, इफ़ रीडर्स। अब देखो, अगर आपने बोला है अगर रीडर्स क्या करें, मुझे लिखते हैं तब मैं अप्रिशिएट करूँगा ना, क्या बोला है उसने, आगे की बात बोल रहा है, मैं अप्रिशिएट करूँगा आई वुड, मतलब कि मैं अप्रिशिएट करूँगा, लेकिन इससे पहले क्या होना चाहिए, आपका एक काम होना चाहिए। तो अगर फ्यूचर से पहले कुछ काम हो रहा है, किस में होगा, आपका प्रेजेंट में होगा कि नहीं होगा। आपने बोला कि मैं अप्रिशिएट करूँगा, तो इससे पहले क्या होगा, प्रेजेंट में होगा। तो आपका ये वुड का यूज़ आपको दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। मैं समझ गया हूँ कि आप अप्रिशिएट करोगे, तो रीडर्स को क्या करना है, ओनली रीडर्स राइट टू मी। तो रीडर्स क्या करेंगे, जब मुझे लिखेंगे, समझ गए, हाउ अबाउट हाउ दे मेडिटेट, ठीक है ना। तो किस बारे में, वो किस तरीके से मेडिटेट करते हैं, इस बारे में अगर मुझे रीडर्स लिखते हैं तो मैं उसकी अप्रिसिएशन करूंगा, समझ गए। तो अपनी एरर किस में होगी, सेकंड वाले में, वर्ड को हम हटा देंगे। क्लियर हुआ। कोई दिक्कत होती है, डाउट होता है, कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लिया करो। आई बात समझ में। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 230। देखो क्वेश्चन नंबर 230 में क्या लिखा है अपने पास, नीदर ऑफ द टू चिल्ड्रन सेड देयर प्रेयर बिफोर गोइंग टू बेड, मतलब कि आपके दो चिल्ड्रन हैं, उसमें से एक ने भी क्या किया है, प्रेयर नहीं बोली है बेड पे जाने से पहले। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, आपका दिक्कत तो है, बच्चे ने प्रेयर नहीं बोली, खैर। अब नीदर ऑफ क्या है, नीदर ऑफ, आप नीदर ऑफ कभी भी आपका नीदर ऑफ हो गया, ईदर ऑफ हो गया, इसका मतलब क्या होता है, आप दो लोगों के बारे में बात करना चाह रहे हो। ईदर में हो जाएगा या तो दो लोगों में से कोई एक, यानी, और नीदर का मतलब या आपके दो पर्सन है, इनमें से कोई भी नहीं। तो दो के बारे में आपका रेफर किया जाता है, तो यहाँ पर आपकी जो आपका जो यहाँ पर नाउन आता है, लेट से अगर मैं ईदर के बाद में ऑफ लगा दूँ तो दो में से कोई नहीं, इसका मतलब नीदर ऑफ, जो भी आपका यहाँ पर नाउन यूज़ होगा वो प्लूरल नाउन यूज़ होता है, कोई दिक्कत नहीं है। आपका चाइल्ड की जगह चिल्ड्रन यूज़ हुआ है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। इसके बाद में सैड आ जाएगा, देयर प्रेयर बिफोर गोइंग टू बेड, ये भी आपका करेक्ट निकल के आ रहा है। अच्छा, अब यहाँ पर ये गोइंग क्या है, जहाँ पर आप बच्चों को थोड़ा सा डाउट हो जाता है, ये गोइंग पता है क्या है, ये गोइंग आपका अगेन एज अ जीरंड यूज़ हुआ है। क्यों जीरंड ऐसा यूज़ हुआ है आपका, क्योंकि ये बिफोर क्या है ना, ये बिफोर आपकी प्रपोजिशन है। इस प्रपोजिशन को क्या चाहिए, अपना प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट चाहिए, और प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट कभी वर्ब नहीं बनता। प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन या प्रोनाउन ही बनता है, और जीरंड एज अ नाउन काम कर रहा होता है। यहाँ पर बात को समझ पा रहे हो, हर चीज़ को आपको कड़ी से कड़ी जोड़नी पड़ेगी। ये आपका क्या हो जाएगा, पीओ यानी प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट, और ये आपका टू क्या है, टू अगेन आपकी प्रपोजिशन आ गई, प्रपोजिशन नंबर 2, और ये बैड हो जाएगा इस प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट। बात समझ में आ गई, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बोलो हाँ, ठीक है ना। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 231 पे। ये रहा आपका 231 क्वेश्चन, फटाफट से बताओ जरा यहाँ पे किस में एरर है। अब बहुत से बच्चे ना यहाँ पे मिस्टेक करेंगे, मुझे पता है, बताओ जरा किस में एरर है। अब देखो मैं समझाता हूँ। आई सेट डाउन अपोजिट हिम, यानी कि मैंने क्या किया, उसके अपोजिट मैं जाके बैठ गया, एंड प्रोड्यूस्ड द पैकेट ऑफ सिगरेट्स, यानी और मैंने क्या किया, जो आपका सिगरेट्स का पैकेट है वो प्रोड्यूस किया। अब देखो, कभी भी आपकी कोई भी, अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, कभी भी आपकी कोई कमोडिटी होती है, आप अगर कमोडिटी के बारे में स्पेसिफाई नहीं करते हो, अब आपने यहाँ पर क्या बोल दिया है, द पैकेट ऑफ सिगरेट्स, यानी पैकेट ऑफ सिगरेट तो निकाल दिया, लेकिन ये स्पेसिफाइड थोड़ी ना है। आपने ये थोड़ी बोला कि मैंने वही पैकेट ऑफ सिगरेट निकाला, दैट ही ऑलवेज यूज टू स्मोक, ऐसा तो आपने नहीं बोला। यानी पैकेट ऑफ सिगरेट आपका ये गोल्ड फ्लेक का भी हो सकता है, या फिर कोई और भी हो सकता है, ठीक है ना, बात समझ रहे हो। खैर, ये आपने सिगरेट की ना ही तो ब्रांड के बारे में डिस्कस किया है, ना ही उसकी कोई स्पेसिफिकेशन दी है, तो आपने ये दाग कैसे लगा दिया, आर्टिकल बोलो। तो आप यहाँ पे द आर्टिकल नहीं लगा सकते हो, क्या आएगा आपका, आ आएगा, यानी अ पैकेट ऑफ सिगरेट्स मैंने क्या किया, निकाल लिया। अभी आ क्यों आया, क्योंकि मैंने ओनली पैकेट बोला हुआ है, यहाँ पे पैकेट्स नहीं बोला हुआ है, सिगरेट से कोई मतलब नहीं है, ये आपका पैकेट से मतलब है, क्योंकि यहाँ पे सिगरेट्स क्या हो गया, सॉफ्ट प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन गया ये तो, और चुपचाप बैठ गया, ठीक है ना। तो बात समझ में आ गई, एरर कहाँ पे होगी, एरर आपकी ऑप्शन नंबर 3 में होगी। क्लियर हो गया, बात समझ में आ गई। आज के बाद ऐसी डाउट तो जो आपकी दिक्कत है, इस तरीके की दिक्कत तो नहीं होगी, क्लियर है ना। चलो अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर अपना देखते हैं 232। अब देखो भाई 232 में क्या है, दिस हैपेंड जस्ट एग्जैक्टली 5 years ago। अब मैंने बोला ये हुआ था बस जस्ट एग्जैक्टली, मतलब हम कभी कभी क्या करते हैं ना, अपनी बात पे प्रेशर देने के लिए जस्ट एग्जैक्टली सारे के सारे वर्डों का यूज़ कर लो, लेकिन ये क्या होता है, ग्रामर में आपका एग्जेगरेशन कहलाता है। हम अपनी बात पे जोश जोश में हम क्या करते हैं, अपनी बात पे प्रेशर देने के चक्कर में ग्रामर के रूल्स का हम उल्लंघन कर देते हैं। रूल्स का उल्लंघन नहीं कर देते हैं, बेसिकली आपका ग्रामर, जब आप बोलते हो ना किसी भी लैंग्वेज को, तो आप जो भी आप बोल रहे हो ना, वो आपकी पर्सनैलिटी के बारे में बताता है, ठीक है
है ना। आप अगर किसी बात पे बहुत ज़्यादा एग्जैगरेशन कर दोगे ना तो वो आपकी क्या हो जाएगी, पर्सनैलिटी निगेटिव पर्सनैलिटी में चला जाता है, ठीक है ना। अगर आपने कभी जीडी दिया हो या फिर आपने कभी पर्सनैलिटी टेस्ट दिया हो तो उसमें क्या होता है ना, आपसे जितना पूछा जाए उतना बोलो। ये नहीं कि आप उसमें आपसे पूछा इतना गया तो आप सोचो मैंने तो इतना बता दिया, मैं बहुत ज़्यादा होशियार बंदा हो गया और आप बिल्कुल खुशी की चमकान छोड़ते हुए बाहर आ रहे हो। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर आप ज़्यादा बोलोगे तो आपका क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि कभी भी एग्जैगरेशन नहीं करना होता है, जितना आपसे बोला जाए उतना ही आप आंसर देंगे, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा। आए बात समझ में। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, दिस हैपेंड जस्ट एग्जैक्टली। अब आपने जस्ट भी बोल दिया, एग्जैक्टली भी बोल दिया, तो आप एक ही वर्ड का यूज़ करो भाई, यहाँ पे आपका एग्जैगरेशन हो जाएगा, नहीं तो सुपर प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, या तो आप बोल दो दिस हैपेंड जस्ट 5 ईयर्स अगो, यानी जस्ट फिक्स आपके 5 ईयर्स अगो हुआ था। या फिर आप ऐसा बोल दो दिस हैपेंड एग्जैक्टली 5 ईयर्स अगो। तो कोई भी एक रखो, दो दो रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अपना कौन सा यहाँ पर एरर होगी, सेकंड वाले ऑप्शन में जो है एरर निकल के आ जाएगी। बात समझ में आ गई, क्या क्लियर हुआ सारे बच्चों को। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 232 पे, ठीक है, 233 पे। अब देखो ये रहा आपका क्वेश्चन, फटाफट से बताओ जरा किसमें यहाँ पे एरर आनी चाहिए। तो भाई लिखा क्या है अपने सामने, रमेश स्माइल्ड व्हेन ही वाज रिमेंबरिंग हिज हार्ड अर्ली डेज एंड हिज लॉन्ग रोड टू सक्सेस। यानी कि रमेश क्या कर रहा था, मुस्कुरा रहा था जब उसने याद किया अपने जो उसके कठिनाई भरे पहले के साल थे और उसका जो लॉन्ग रोड था सक्सेस के लिए, ठीक है ना। तो अब देखो बेसिकली बात क्या हो रही है, रमेश ने स्माइल किया। अब आपको मैं एक बात बताता हूँ, बहुत बार बता भी चुका हूँ, अगर आपको याद है तो, नहीं याद है तो जाके चुपचाप रिवाइज कर लेना, ये बस समझ में। अब देखो ये जो आपका रिमेंबर वर्ड होता है ना, रिमेंबर हो गया, ठीक है। ये यहाँ पर आपका रिमेम आ जाएगा, ठीक है। ये आपका जो रिमेंबर वर्ड होता है ना, इसके साथ कभी भी आपका प्रोग्रेसिव टेंस का यूज़ नहीं होता है। किसका, प्रोग्रेसिव, यानी कि प्रोग्रेसिव या फिर आप इसे क्या बोल दोगे, कॉन्टीन्यूस टेंस का आपका यूज़ नहीं होता। क्लियर है। क्यों नहीं होता, क्योंकि हम एक बार जो हम रिमेंबर कर रहे होते हैं ना, अगर आपको ऐसा बोलना है कि मैं रिमेंबर करता जा रहा हूँ चीज़ों को, अभी मैं रिमेंबर कर रहा हूँ काफ़ी टाइम से, तो उसमें हम रिमेंबरिंग का यूज़ नहीं करते, उसमें हम नॉस्टैल्जिया का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। उसके लिए आपका अलग वर्ड होता है नॉस्टैल्जिया। तो कुछ वर्ड्स हैं जिनका हम यूज़ नहीं कर रहे होते हैं प्रोग्रेसिव टेंसेस में या फिर कॉन्टीन्यूस टेंसेस में। तो अब देखो यहाँ पर आपका होना क्या चाहिए, रमेश ने स्माइल किया जब उसने क्या याद किया, तो वैन ही यहाँ पर आपका वॉज रिमेंबरिंग नहीं आएगा, कॉन्टीन्यूस टेंस का यूज़ नहीं करेंगे हम, यहाँ पे ओनली सिंपल पास्ट का यूज़ कर लेंगे। क्या हो जाएगा अपना यहाँ पर, वैन ही रिमेंबर्ड, यानी जब उसने क्या किया, जब उसने याद किया अपने कठिनाई भरे सालों को, ठीक है ना। तो हिज हार्ड अर्ली ईयर्स एंड हिज लॉन्ग रोड टू सक्सेस, यानी उसका जो सक्सेस के लिए जो आपकी उसका बहुत बड़ा उसे रोड क्या है, कवर करना पड़ा, ठीक है ना। क्लियर है, समझ में आ गया। तो कभी भी रिमेंबर के साथ हमें प्रोग्रेसिव का यूज़ नहीं करना है, समझ में आ गया ना सबको। चलो अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 234 क्वेश्चन हमसे क्या बातें करेगा भाई, देखते हैं। गुड हेवंस, हाउ हैज शी ग्रोन। ओके, अब यहाँ पर देखो आपको कहीं क्वेश्चन मार्क दिख रहा है क्या, क्वेश्चन मार्क तो नहीं दिख रहा है मुझे, तो यहाँ पे एक्सक्लेमेशन सेंटेंस दिख रहा है। यानी कि जो आपका हाउ है ये क्वेश्चन वर्ड की तरह यूज़ नहीं हुआ है, ये आपका एज अ कंजंक्शन यूज़ हुआ है। क्या हुआ है आपका यहाँ पर, ये एज अ कंजंक्शन यूज़ हुआ है। और अगर एज अ कंजंक्शन यूज़ हुआ है तो यहाँ पर क्या मुझे पहले हेल्पिंग वर्ब डालने की ज़रूरत है। कभी भी आपका क्वेश्चन वर्ड के बाद आती है हेल्पिंग वर्ब तो, लेकिन यहाँ पर ये आपका एज अ क्वेश्चन वर्ड तो यूज़ ही नहीं हुआ, तो यहाँ पर हम हैज़ का यूज़ भी नहीं करेंगे। यहाँ पर आपका ये सब्जेक्ट हो जाएगा, इसके बाद में हम यहाँ पर डालेंगे हाउ शी हैज़ ग्रोन, ठीक है ना। क्या हो जाएगा आपका, हाउ शी हैज़ ग्रोन, क्योंकि ये आपका एज अ क्वेश्चन वर्ड यूज़ नहीं हुआ है, एज अ कंजंक्शन यूज़ हुआ है, तो हमारा पहले सब्जेक्ट आएगा फिर हमारी वर्ब आएगी, ठीक है। बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया, ईजी सा था ये आपका। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 235। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 235। देखो भाई क्या लग रहा है आपको इसको देख के, देखो द डॉक्टर एडवाइज्ड मिस्टर मुरुगन दैट बिकॉज ऑफ हिज सेवर क्रम्स, डॉक्टर ने एडवाइस किया मिस्टर मुरुगन को कि उसके जो सेवर क्रम्स हैं उसकी वजह से ही शुड ले इन द बेड फॉर अ फ्यू डेज, यानी कि उसे क्या करना पड़ेगा, बेड में लेटना पड़ेगा उसको कुछ दिन के लिए। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, आपका ये इन द बेड होता है या ऑन द बेड होता है। अब मैं जरा आपका एक डाउट यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ, बहुत से बच्चे बहुत बार पूछते हैं और कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है उनके साथ। इन द बेड होता है या ऑन द बेड होता है। तो देखो कभी भी अगर आपको बेड के ऊपर लेटना है, आप जाके चुपचाप अपने ऊपर क्या करोगे, चादर ओढ़ के लेट जाओगे, ठीक है ना। आप क्या करोगे, अपना ब्लैंकेट है या फिर आपने ब्लैंकेट अपने ऊपर डाला और आप सो गए, या फिर लेट से आप बेड पे जाके सो गए, तो उसमें हम किसका यूज़ करेंगे, इनका यूज़ करेंगे। अगर मुझे सोना ही सोने का काम करना है तो वहाँ पर मैं इनका ही यूज़ करूँगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं क्या कर रहा हूँ, बेड पे बैठ के कुछ लेट से मैं टीवी देख रहा हूँ, मैं बेड पर बैठ के कुछ अपना पढ़ने लग रहा हूँ, ठीक है ना, तो उसमें मैं यूज़ करता हूँ ऑन द बेड का। लेकिन अगर अब मुझे वहाँ पर स्लीप करने का या फिर लेटने का सेंस लेना है तो मैं इन द बेड ही यूज़ करूँगा, ठीक है ना। तो आपका इन द बेड यहाँ पर क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्यों समझाया मैंने, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न होती है और हम क्या कर रहे हैं, पूरी ग्रामर को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऊपर ऊपर से काम करने से काम नहीं चलेगा, ठीक है ना। खैर अब देखो, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए अपना, डॉक्टर एडवाइज्ड मिस्टर मुरुगन, ये आपका एडवाइज्ड भी सही है, एज अ वर्ब वाला जो आपका एडवाइस होता है वो भी आपका ADYSE ही होता है। पता है ना आपको, एक ADYCE भी होता है,
ये आपका एज अ नाउन यूज़ होता है, ठीक है ना, और ये आपका एज अ वर्ब यूज़ होता है। तो ये भी बात हमें पता चल गई, ये भी आपका करेक्ट ही है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। फिर दैट बिकॉज ऑफ सेवर क्रम्स, ये भी आपका करेक्ट पूरा सेंटेंस हो गया। अब मैंने देखा कि ही शुड ले आ गया। अब मुझे एक बात बताओ, आपका ये जो शुड है इसके बाद में मैं क्या यूज़ करता हूँ? आपका कभी भी क्या होता है ना, देखो ये जो ले होता है, ले का मतलब होता है किसी भी चीज़ को रखना, ठीक है। ले का मतलब क्या होता है, मैंने किसी भी चीज़ को उठा करके रख दिया। लेट्स से मैं क्या बोलता हूँ, हैन ले लेज द एग, एग्स बोल देता हूँ, ठीक है। हैन लेज एग्स, यानी हैन क्या करती है, अपने अंडों को देती है। तो उसे क्या बैठ के बिस्तर पे अंडे देने, लेट से अंडे की ये तो कोई सेंस ही नहीं बैठता। खैर उसे क्या बिस्तर पर बैठना है क्या? अगर मैंने इनका यूज़ किया तो उसे बैठना तो नहीं, उसे वहाँ पे जाके लेटना है, यानी कि हॉरिजॉन्टल पोजीशन में जाके उसको लेट जाना है। खैर यहाँ पर अपना क्या होना चाहिए, देखो एक होता है आपका लाई, लाई का मतलब होता है लेट जाना, ठीक है ना। और फिर आपका एक होता है लाई, लाई का इस वाले लाई का मतलब होता है झूठ बोलना। तो यहाँ पर आपका सेंस आ रहा है लेटने का, तो ये लाई जो होता है ना, इसका मतलब होता है लेट जाना हॉरिजॉन्टल पोजीशन में, ठीक है ना। तो इसमें कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी, ये है आपका हॉरिजॉन्टल पोजीशन में लेटने वाला लाई। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ले नहीं आएगा, आपका लाई आएगा। क्लियर है? बात की गहराई तक पहुँच पाएगी, नहीं पहुँच पाए कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? आपके बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है। आपका ये होता है, देखो इसका फॉर्म बेसिकली एक होता है ले होता है, फिर आपका लाई होता है, फिर आपका ले बनता है, फिर उधर लेड बन रहा होता है, फिर इधर आपका लाइंग बनता है, फिर अगर मैं बोलूँ तो ये आपका लेइंग बनता है, ठीक है ना। तो इन चीज़ों में आपका कन्फ्यूज़न नहीं रखना है बिल्कुल भी। जहाँ पर आपका जो यूज़ होगा, यहाँ पर आपकी बेस वर्ब यूज़ होनी है, तो यहाँ पर आपका लाई यूज़ होगा, ठीक है। क्लियर है? बात समझ में आ गई? अगले क्वेश्चन पर आऊँ, क्वेश्चन नंबर 236 पे आता हूँ। अब ये आपका क्वेश्चन नंबर 236, ही इज़ अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर बट ऑफ हिज थ्री सन्स नीदर हैज़ एनी मेरिट, यानी कि वो एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर है, ये बात हो गई। इसके बाद में आपका बट का यूज़ हुआ है, देन ऑफ हिज थ्री सन्स नीदर हैज़ एनी मेरिट। अब देखो भाई यहाँ पर क्या बात हो गई है, ये तो अपना ठीक है, ही इज़ अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, यानी कि ही क्या हो जाएगा, यहाँ पर सब्जेक्ट हो जाएगा। इज़ क्या हो जाएगी भाई, मैंने बोला है, मैं अगर आपकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो मेन वर्ब की तरह यूज़ हो तो उसको हम क्या बोल देते हैं, लिंकिंग वर्ब बोल देते हैं। और ये यूनिवर्सिटी प्रोफेसर है तो ये क्या हो जाएगा, अपना सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, क्योंकि ये ही के बारे में बता रहा है कि नहीं बता रहा है। तो ये क्या बनेगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनेगा। आई बात समझ में? अब ये बट ऑफ क्या हो जाएगा, बट हो जाएगा आपका कंजंक्शन, ऑफ हो जाएगी प्रपोजिशन। अगर ये प्रपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट चाहिए, तो ये आपके जो सन्स हैं ये इस प्रपोजिशन के ऑब्जेक्ट बन जाएंगे। थ्री क्या हो जाएगा, थ्री आपका, अच्छा थ्री क्या होगा, फटाफट से बोलो, कार्डिनल एडजेक्टिव की ऑर्डिनल एडजेक्टिव? ये आपका नंबर बता रहा है ना कि आपका ऑर्डर बता रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, कार्डिनल एडजेक्टिव, ठीक है ना। इसके बाद में हिज क्या हो जाएगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव। तो आपके दो एडजेक्टिव एक साथ आ सकते हैं। बस समझ में क्या हुआ, हिज ने सन्स के बारे में बताया तो किसके सन है, हिज के सन है, यानी ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है। क्लियर है? पूरा सेंटेंस तोड़ लिया। अब आगे आते हैं। अब आया अपने पास में, वेट अ सेकेंड, अब अपने पास में आया है नीदर हैज़ एनी मेरिट, यानी कि उन, अब देखो नीदर का हम यूज़ कब करते हैं, दो लोगों के लिए, ठीक है ना। तो नीदर की हर जगह हम यहाँ पर क्या कर देंगे, सबसे पहली बात मैंने देखा तीन बेटे हैं तो यहाँ पर आप नन का यूज़ करो। एरर मुझे दिख गई है, मैंने थर्ड वाले ऑप्शन में एरर टिक कर दी, लेकिन मुझे एरर ही थोड़ी देखना है, मुझे तो पूरे सेंटेंस को समझना है। तो मेरा ये हैज़ क्या हो जाएगा, हैज़ हो जाएगा यहाँ पर अपनी हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। और हेल्पिंग वर्ब अगर मेन वर्ब की तरह यूज़ होती है तो उसको हम क्या बोल देते हैं, लिंकिंग वर्ब। लेकिन अच्छा बताओ यहाँ पर ये लिंकिंग वर्ब होगी भी, होगी या नहीं होगी? अब मुझे आप जरा ये वाली चीज़ आप मुझे कमेंट करके बताना, अगर नहीं आती है तो वहाँ पे बता देना सर नहीं आया, अगले लेक्चर में मैं उसे एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है ना। आगे ये आपका मेरिट क्या है, ये मेरिट आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। एनी क्या हो जाएगा, एनी आपका इस ऑब्जेक्ट को जो वो क्या कर रहा है, स्पेसिफाई कर रहा है, तो इसका एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है ना। क्लियर है सबको, सारी बातें समझ में आ गई सेंटेंस की। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 237। क्वेश्चन नंबर 237 को देखते हैं भाई क्या बातें करना चाह रहे हैं हमसे। आफ्टर नोइंग ट्रूथ दे टुक द राइट डिसीजन इन द मैटर, यानी कि सत्य जानने के बाद उन्होंने क्या किया है, आफ्टर नोइंग ओनली ट्रुथ लिखा हुआ है। अच्छा जी, अब देखो आफ्टर नोइंग ट्रुथ, कभी भी आपका, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि ट्रुथ जो होता है ना, ट्रुथ हो गया या फिर सैडनेस हो गया, मतलब जो भी आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, ट्रुथ क्या, यहाँ पर आप कोई भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन ले लो। क्या बोलना है आपको, यहाँ पर आपकी कोई भी एब्स्ट्रैक्ट अगर नाउन हो जाती है तो उसमें पता है क्या होता है, कभी भी आपको अगर एब्स्ट्रैक्ट नाउन के ऊपर कुछ पर्टिकुलरली बताना है तो आप क्या करेंगे, उसके साथ में द आर्टिकल का यूज़ करेंगे, ठीक है ना। आपको क्या करना है, उस ट्रुथ के बारे में बताना है जिससे कि आपने राइट डिसीजन लिया है, तो वो ट्रुथ आपका क्या हो गया, स्पेसिफिक हो गया। और अगर हम ऐसे, अगर ओनली मैं ऐसे बोलता हूँ, लेट्स से मुझे एक पूरी की पूरी किसी चीज़ को बताना है ट्रुथ के माध्यम से। अब मैं आपका एक एग्जांपल देना चाहूँगा, जैसे कि जो आपका पुअर होता है, तो पुअर तो अपना एज अ एडजेक्टिव यूज़ हो रहा होता है, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं क्या कर दूँ, पुअर के साथ द का यूज़ कर दूँ,
तो ये क्या हो जाता है अपने आप में एज ए सब्जेक्ट भी यूज़ हो जाता है और ये पूरी की पूरी पुअर कम्युनिटी को डिनोट करने लगता है। इसी तरीके से अगर मैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ में द का यूज़ कर देता हूँ तो ये क्या करता है, उसी सत्य के बारे में बताने लगता है जिस सत्य के बारे में मैं जो आपका पर्टिकुलर सेंटेंस है उसमें बताना चाह रहा हूँ। क्योंकि आपका जो भी सेंटेंस होगा उसमें आप जिस भी बारे में बता रहे होगे वो तो पर्टिकुलर ही रहा होगा ना। एब्स्ट्रैक्ट नाउन तो फिर आपका अगर आप पूरा ट्रुथ बोलते हो तो संसार के सारे सत्य हो जाएंगे, है ना। तो इसलिए हम क्या करते हैं, जब भी आपका ट्रुथ आता है या फिर कोई भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन आता है तो हम उसके साथ क्या यूज़ करेंगे, डेफिनेट आर्टिकल दी का यूज़ कर लेंगे, ठीक है ना। किसका यूज़ करेंगे, द आर्टिकल का यूज़ कर लेंगे। बात समझ में आ गई, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पर आऊँ, ये आपका एरर किस में हो जाएगी, फर्स्ट वाले में एरर हो जाएगी, समझ में आ गया ना। अगले क्वेश्चन पर आ जाता हूँ, फटाफट से देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 238 क्या बोलना चाह रहा है। वेट अ सेकेंड, देखें। इट इज़ टाइम यू डिसाइड ऑन योर नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन। देखो कभी भी आपका इट इज़ टाइम आता है ना, इसका मतलब होता है यही समय है कि तुम्हें कर लेना चाहिए था। मैं क्या बोलता हूँ, ये समय है, इसका जो मतलब होता है अगर मैं हिंदी में बोलना चाहूँ, ये समय है जब अब तुमको ये काम कर लेना चाहिए। इसका मतलब होता है कि आपका जो आप बताना चाह रहे हो ना वो काम आपका पास्ट में हो जाना चाहिए था, है ना। ये जो आपका टाइम है, इस टाइम तुम्हें ये कर लेना चाहिए था, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम बोलते हैं इट इज़ टाइम, चाहे आपका वो इट इज़ टाइम हो चाहे आपका इट इज़ हाई टाइम हो, ठीक है ना। इन दोनों चीज़ को याद रखना। अगर मैं आपको इसका स्ट्रक्चर बताना चाहूँ तो स्ट्रक्चर भी मैं आपको बता देता हूँ। इसका स्ट्रक्चर अगर आप लिखना चाहो लिख लो, नहीं तो बच्चे बोलते हैं कि सर स्ट्रक्चर ही नहीं बताया आपने। तो भाई देख लो, इट इज़ टाइम आ जाए आपका, चाहे आपका इट इज़ हाई टाइम आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है इसलिए थोड़ा सा देख लेना, लिख भी लेना इसको। टाइम आ जाए या फिर हाई टाइम आ जाए, इसके बाद में हम क्या यूज़ करेंगे, सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, ठीक है। सब्जेक्ट आ जाता है आपका, प्लस में आ जाती है आपकी पास्ट की वर्ब। फिर क्या आ जाती है आपकी, पास्ट की वर्ब बोल दूँ या फिर वी टू बोल दूँ या फिर आपका पास्ट में जो भी यूज़ हो रहा हो, ठीक है ना, उसके हिसाब से वी टू फॉर्म टू रिफ़र। हम क्या करते हैं, पास्ट वर्ब का फॉर्म यूज़ करते हैं, लेकिन बात को समझना मैं आगे क्या लिख रहा हूँ। कई सारे लोग आपको ये बात नहीं बताएंगे, टू रिफ़र प्रेजेंट मोमेंट। क्योंकि ये क्या है, आपका थोड़ा सा समझाना बड़ा मुश्किल हो जाता है इस चीज़ को कि पास्ट वर्ब का आपने यूज़ किया लेकिन आप बताना क्या चाहते हो, प्रेजेंट मोमेंट के बारे में बताना चाहते हो। अब जरा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ इस बात को। इसमें मैंने क्या बोला, इट इज़ टाइम, यानी कि ये समय आ गया। हम कभी कभी क्या बोलते हैं ना कि ये समय आ गया है कि तुम्हें ये काम कर लेना चाहिए था लेकिन तुमने नहीं किया है, यानी तुम्हें कर लेना चाहिए था। मैं तुम्हें क्या कर रहा हूँ, मोटिवेट कर रहा हूँ कि तुम्हें इतना काम कर लेना चाहिए था, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, प्रेजेंट मोमेंट में तुम्हें मोटिवेट करने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम्हें प्रेजेंट मोमेंट में ये काम कर लेना चाहिए था। मैं रिफ़र किसे करना चाह रहा हूँ, प्रेजेंट मोमेंट को रिफ़र करना चाह रहा हूँ तुम्हें पास्ट की बात बता के, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपकी यूज़ तो वह पास्ट की होती है लेकिन मैं क्या करता हूँ, प्रेजेंट मोमेंट को रिफ़र करना चाह रहा होता हूँ, ठीक है ना। इसको आप नोट डाउन कर लेना बड़े आराम से पॉज करके। अब मैं इसको हटा रहा हूँ, अब देखते हैं क्या आ रहा है अपने पास। इट इज़ टाइम यू, अब क्या आना चाहिए यहाँ पर, मतलब कि अगर मैं पास्ट में करना चाहूँ तो डिसाइड नहीं आएगा, यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, डिसाइडेड। यानी कि ये टाइम है जब तुम्हें डिसाइड कर लेना चाहिए तुम्हारा जो अगला कोर्स ऑफ एक्शन है, क्लियर है। तो हमारा एरर किसमें हो जाएगा, सेकंड वाले ऑप्शन पर एरर निकल के आ जाएगा। बात क्लियर है, समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर 239 पे आऊँ क्या, चलो क्वेश्चन नंबर 239 देखो फटाफट से। ही हैज़ सफ़र्ड द मोस्ट फॉर द कॉज, लेट हिम स्पीक, यानी कि उसने बहुत ज़्यादा सफ़र किया इस कॉज के लिए, अब उसे बोलने दो। तो देखो कभी भी आपका लेट का जो यूज़ होता है ना, देखो कभी भी आपका लेट का यूज़ होता है वो आपका एक्टिव वॉइस में हो रहा होता है, ठीक है। अगर मैं आपका इसको एग्जांपल देके समझाता हूँ थोड़ा सा तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। लेट से एग्जांपल क्या ले लूँ भाई, लेट से एग्जांपल देता हूँ मैं, दे लेट मी लीव, ठीक है ना। उन्होंने क्या किया, मुझे जाने दिया, ठीक है। अगर मैं इसका पैसिव वॉइस बनाना चाहूँ तो कैसे बनेगा, बोलो फटाफट से, पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, आई वॉज अलाउड, आई वॉज अलाउड टू लीव, ठीक है ना। इस तरीके से आपका पैसिव वॉइस बनेगा कि नहीं बनेगा। तो कभी भी आपका अगर सेंटेंस पैसिव वॉइस के सेंस में जा रहा है तो उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, लेट का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे आपका क्या हो जाना चाहिए, फॉर द कॉज, इसके बाद आपका क्या आना चाहिए यहाँ पे, अगर अब मैंने यहाँ पे क्या किसका यूज़ किया है, पैसिव वॉइस का यूज़ किया है, तो यहाँ पे आपका आना चाहिए, लेट हिम नहीं आएगा, ये आ जाएगा आपका ही शुड बी अलाउड, ठीक है ना, ही शुड बी अलाउड। क्लियर है, बात समझ में आई क्या। यहाँ पर हम किसका यूज़ करेंगे, ही शुड बी अलाउड का यूज़ कर लेंगे। क्लियर हो गया, बात समझ में आ गई। अगले क्वेश्चन पे आ जाऊँ, क्वेश्चन नंबर 240 पे आता हूँ, नोट कर लेना पॉज करके, ज़्यादा हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, फटाफट से आते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखो, अ कप ऑफ कॉफ़ी इज़ एन एक्सेलेंट कॉम्प्लीमेंट टू स्मोक्ड सैल्मन, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ, जो एक कप ऑफ कॉफ़ी है यानी एक चाय का जो कॉफ़ी का जो प्याला है, ठीक है, ये एक्सीलेंट कॉम्प्लीमेंट है। अच्छा अब देखो मैंने आपको समझा रखा है क्या होते हैं आपके दो वर्ड, एक तो होता है आपका कॉम्प्लीमेंट और एक होता है आपका कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना, कॉम्प्लीमेंट।
अच्छा, अब ये जो कॉम्प्लीमेंट होता है ना, ये होता है आपका एक दूसरे का क्या होना, पूरक होना। एक दूसरे को हम क्या कर देते हैं, मिलके पूरा कर देते हैं। लेट्स से एक एंगल 45 डिग्री का है, दूसरा एंगल भी 45 डिग्री का है, दोनों मिलके 90 डिग्री बन जाते हैं और एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट बन जाते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से अगर मैं कॉम्प्लीमेंट की बात करूँ, कॉम्प्लीमेंट होता है आपका किसी की क्या करना, प्रशंसा करना, ठीक है ना, टू अपलॉड। टू अपलॉड होता है आपका कॉम्प्लीमेंट देना, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका कॉम्प्लीमेंट लिखा हुआ है, मतलब कि जो आपका कॉफ़ी, एक कॉफ़ी का कप मिल जाए, किसके साथ में, स्मोक्ड सैल्मन के साथ में। अच्छा, ये सैल्मन क्या होती है आपकी, एक मछली होती है, फिश होती है, ठीक है ना, फिश का टाइप होता है जिसे खाया जाता है। और ये स्मोक्ड का मतलब होता है भुनी हुई, ठीक है ना। स्मोक्ड का मतलब क्या होता है, भुनी हुई, और ये एज एडजेक्टिव यूज़ हुआ है आपका सैल्मन के लिए। तो भुनी हुई आपकी जो सैल्मन है उसके साथ में एक कप ऑफ कॉफ़ी मिल जाए, ये बहुत ही ज़्यादा एक्सीलेंट कॉम्प्लीमेंट होता है। यानी कि ये दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे को मिलके बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से सेटिस्फाई कर रहे होते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका सेंटेंस बिल्कुल सही है, यहाँ पर कोई दिक्कत ही नहीं समझ में आ रही है, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, नो एरर हो जाएगा। क्लियर है। सेंटेंस को ब्रेक करके देख लिया, हमें कोई भी यहाँ पर दिक्कत नहीं दिखी, तो मैंने क्या बोल दिया,